हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स से रिलेट करते हुए आपको पढ़ना होता है। क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस दिखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आपको पॉलिटी भी दिखेगी जो कि करंट अफेयर्स से रिलेट कर रही होगी, और आपको इंटरनेशनल न्यूज और लीगल न्यूज भी नजर आएगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों, दो प्रकार के बैचेस हम रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आप उसके स्टोर सेक्शन में जाके, अगर अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो स्टोर सेक्शन में जाके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी आर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। ये स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो यही पांचों देश हैं। अगली स्टेटमेंट है द काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर्स। तो ये टोटल 15 सदस्य होते हैं, और इन्हीं 15 सदस्य में से दोस्तों हर एक महीने एक एक कंट्री को यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी है एकदम करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल है कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अभी ही होके निपटे हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज दैट वर मोस्टली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिपेंडेंसी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर का जहां पे इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश एम्पायर का जहां पे कब्जा था, मोस्टली वही देश इस कॉमनवेल्थ के पार्ट है, सदस्य हैं। अगला है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लंदन डिक्लेरेशन इन 1949। तो कॉमनवेल्थ का जो गठन हुआ था वो लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था इन द ईयर 1949। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, पहला है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। अगला है इट प्रोवाइड्स 50 डेज ऑफ वर्क टू स्किल्ड लेबर। नहीं दोस्तों, इसका उद्देश्य है 100 दिन कम से कम मिनिमल पेड वर्क, पेड लेबर प्रोवाइड करना। तो 100 दिन है, ना कि 50 दिन है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में था। तो पहली स्टेटमेंट है इट वाज सेट अप एज पर आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात बोली गई है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र है आर्टिकल 279 ए में, और इसको सेटअप करते हैं प्रेसिडेंट। अगली स्टेटमेंट है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अगला है कि ईच स्टेट कैन नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑन और एनी अदर मिनिस्टर एज अ मेंबर। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जीएसटी काउंसिल में सेंटर के भी कुछ लोग होते हैं और स्टेट्स के भी होते हैं। हर एक स्टेट से एक एक मिनिस्टर को उसमें नॉमिनेट करती है हर एक राज्य। तो दोस्तों, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो पुष्कर, शीतल और बाकी बच्चे जो हैं भाई, साथ के साथ सही जवाब देने की कोशिश करें। ऐसी कोशिश करते रहिए, और बाकी भी स्टूडेंट जो साथ में दे रहे हैं वो भी आखिरी में मुझे जरूर बता दें कि उनका स्कोर कितना बना, जिससे कि मुझे ये लेवल पता रहे कि आपका लेवल क्या है। जिस उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा या आपके लेवल तक उन चीजों को लाऊंगा। अगला सवाल है विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ था। तो दोस्तों, पहली स्टेटमेंट है ही शी इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। तो दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है हमारे देश में। सबसे हाईएस्ट माना जाता है प्रेसिडेंट का। अगला है he she cannot continue office after the expiration of his or her term। दोस्तों, जैसे अगर आप ये बात मानिए कि कल अगर वेंकैया नायडू जी का जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है और अभी तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुने गए हैं, तो जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट चुन के उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने टेन्योर खत्म होने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ सकती है जब उनका टर्म थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, अगर कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है। अगला है ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा पार्ट लेते हैं, उसके साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी पार्ट लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी है गलत, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ओनली, दैट इज ए। अगला सवाल है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है द काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय द यूएनएससी। तो दोस्तों नहीं, ये काउंसिल जो क्रिएट की गई थी, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने इसको क्रिएट किया था, ना कि यूएनएससी ने। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है इट इज मेड अप ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स व्हिच आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। तो ये स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट। इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर होती हैं कंट्रीज, उसी में से चुने जाते हैं, और इलेक्ट कौन करता है? यूएन जनरल असेंबली। तो सेकंड ऑप्शन तो है एकदम करेक्ट, पहला ऑप्शन है गलत, तो आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज ओनली बी। अगला सवाल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट से रिलेटेड 2000, मतलब जो 2000 में आया था। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में ट्विटर को बोला गया था बाय द गवर्नमेंट कि वो कुछ विवादास्पद जो ट्वीट्स हैं उनको रिमूव करे, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द सोल अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव कंटेंट फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डर इशू कर सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि वो अपने यहां से ऑफेंसिव कंटेंट को हटाए। तो पहला ऑप्शन तो है गलत। अगला है सेक्शन 66A of the IT Act is used to remove offensive content from the social media platform। ये स्टेटमेंट भी है गलत। वो सेक्शन है सेक्शन 69A, ना कि 66A। 66A तो वो आईटी एक्ट का प्रोविजन था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, क्योंकि यूक्रेन रशिया की जब वॉर हुई तो यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा। तो यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन विद 27 मेंबर स्टेट्स। ये बात सही है। यूक्रेन इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जस्ट ज्वाइंड आफ्टर द रशियन इन्वेजन। तो दोस्तों अभी बात चल रही है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की, पर अभी यूक्रेन ने ज्वाइन नहीं किया है यूरोपियन यूनियन को। तो ये दूसरी स्टेटमेंट तो है गलत, तो आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज ओनली ए। अगला सवाल है G20 से रिलेटेड। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको दिखेगा भी कि बहुत सारे सवाल इंटरनेशनल न्यूज से भी पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। ये स्टेटमेंट सही है, 20 कंट्रीज इसकी सदस्य हैं। दूसरी है इंडिया चाइना कनाडा आर अमंग्स इट्स मेंबर्स। यस, ये कंट्रीज G20 के सदस्य हैं। अगला है द मीटिंग ऑफ G20 फॉर द ईयर 2023। 2023 में जो मीटिंग होने वाली है G20 की, वो कहां पर होने वाली है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये स्टेटमेंट भी है एकदम करेक्ट, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट है इट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। इट मेजर्स द जेंडर गैप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड हेल्थ फैक्टर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन तीनों के बेसिस पे जेंडर गैप को एसेस किया जाता है। और इंडिया की रैंकिंग 2022 के इंडेक्स में क्या रही? इंडिया की रैंकिंग रही 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है आरबीआई से कंटेक्स्ट में, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें तब्दीली ला रहा है इन्फ्लेशन को सही करने के लिए। तो आरबीआई काफी ज्यादा न्यूज में है। पहली स्टेटमेंट है आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है आरबीआई का, ये आपको बताना है साइड बाय साइड। अगला है आरबीआई गवर्नर इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड रेपो रेट। नहीं दोस्तों, आरबीआई गवर्नर सोल अथॉरिटी नहीं है रेपो रेट डिसाइड करने के लिए। एक मॉनेटरी कमेटी होती है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई के गवर्नर,
वो मॉनेटरी कमिटी जो होती है वो दोस्तों डिसाइड करती है रेपो रेट, ना कि केवल आरबीआई के गवर्नर। अगला सवाल है ऑल द कॉइन्स एंड नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। ये स्टेटमेंट भी है गलत दोस्तों। वैसे तो सारे नोट और सारे कॉइन्स आरबीआई इशू करता है, पर 1 रुपये का जो नोट होता है या कॉइन होता है ये आरबीआई इशू नहीं करता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है एक तरीके से। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास रहता है ₹1 कॉइन या ₹1 नोट को छापने का दायित्व। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी है गलत, तो आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज ओनली ए। अगला सवाल है अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। एम करके आपने एक प्रोग्राम सुना होगा, अटल इनोवेशन मिशन, तो उसी का ही पार्ट है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, और ये प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग का। अगला सवाल है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स has been recently in the news. It is released by which of the following institution? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में ये हो या ये हो तो समझ जाइएगा ये दोनों ही बातें सेम है, तो आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे 13 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 13 में से कितने आपको आते थे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी मुद्दे के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसका भी सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।